हमने आपको सिखाया कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है वो उसमें एक मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है जो जीन में डिफेक्ट की वजह से होता है। उसी में हम पहला कैटेगरी पढ़ने जा रहे हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। देखिए, ये ऐसा डिसऑर्डर है जब रेसेसिव कंडीशन में दोनों अलील हो, यानी कि कोई जीन था पहले और वो म्यूटेशन हो गया और वो रिसेसिव अलील बन गया, मतलब वो प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा है जो पहले बनता था। समझ गए होंगे आप? तो अब वो कौन प्रोडक्ट है? तो देखिए, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के मैंने आपको कई सारे लिस्ट बताए थे, अगर आपको याद हो। मैंने बताया था एल्केप्टोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया, याद है? एल्बिनिज्म, ग्लूकोज 6PD सिंड्रोम, ऐसे कई सारे डिसऑर्डर मैंने बताया था। अरे अरे सॉरी, ये उधर आ गया, ये तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव में है, सॉरी गलती से बोल। ऐसे कई सारे डिसऑर्डर मैंने आपको पढ़ाया था। सिस्टिक फाइब्रोसिस, टे सैक डिजीज, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ये सब ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया सब ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, जाके देखिएगा चार्ट में। और ये सारे हम डिस्कशन करेंगे। आज हम 3 डिसऑर्डर का डिस्कशन करेंगे। देखिए बच्चों, आज हम 3 डिसऑर्डर का जो डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम आपको एक मेटाबॉलिक पाथवे बताते हैं जो ह्यूमन के बॉडी में चलता है। इंटरलिंक्ड मेटाबॉलिक पाथवे है। ये आपकी नोट्स में नहीं है, मैंने आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट भेज दिया ऐड करके, वो आप नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। कहाँ ऐड करना आपको समझ में आ जाएगा, पीडीएफ देख के। तो वो एक कॉमन मेटाबॉलिक पाथवे, पहले हम आपको उसकी जानकारी देते हैं। उसी मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व होने वाले कुछ एंजाइम को बनाने वाले जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए और रिसेसिव कंडीशन में वो जीन आ जाए ह्यूमन के अंदर, तब वो एंजाइम नहीं बनेगा। और तब वो एंजाइम नहीं बनेगा तो हो जाएगा डिसऑर्डर। तो उसको आप क्या बोलिएगा? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो आइए समझते हैं पहले वो मेटाबॉलिक पाथवे क्या है। देखिए बच्चों, एक एंजाइम मतलब कि अमीनो एसिड होता है जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन। क्या नाम है? फिनाइल एलेनिन। ये एक प्रकार का अमीनो एसिड है, एलेनिन। ये एक प्रकार का क्या है? अमीनो एसिड है। बायोमोलिक्यूल में पढ़ाएंगे ना अमीनो एसिड, तो बता देंगे। ये एक प्रकार का क्या है? अमीनो एसिड है। ये फिनाइल एनालिन आपके बॉडी में कहां से आएगा? आप खाना खाओगे, प्रोटीन है, प्रोटीन टूटेगा तो फिनाइल एलानिन मिल जाएगा। अब अगर इस फिनाइल एलानिन पर एक एंजाइम गिर जाए जिसका नाम है फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज। क्या नाम है? हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम यदि एक्ट कर जाए तो ये फिनाइल एलानिन कन्वर्ट हो जाता है आपका किसमें? टायरोसिन में। किसमें? टायरोसिन में। बच्चों, टायरोसिन भी एक प्रकार का अमीनो एसिड ही है। टायरोसिन भी एक प्रकार का अमीनो एसिड ही है। तो बताओ, टायरोसिन आपका बॉडी में कैसे आएगा? जल्दी बोलो, अरे बोलो, टायरोसिन आपका बॉडी में कैसे आएगा? सर वही फिनाइल एलानिन के एलेनिन कन्वर्ट का। होने से। इससे तो आएगा ही आएगा। बाकी आपने जो खाना खाया क्या उसमें टायरोसिन नहीं होगा? उसके डायरेक्शन भी तो डायरेक्ट आएगा जी। आपके खाना में प्रोटीन में एक अमीनो एसिड है क्या? केवल फिनाइल एलानिन है क्या? वो तो है ही। वो बॉडी में आने के बाद कन्वर्ट होता है किसमें? टायरोसिन में। एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। अब बच्चों मैं बताऊं कि ये एंजाइम कहां प्रेजेंट होता है? लीवर के सेल्स होता है ना, हेपेटोसाइट, उसी में होता है। ठीक है, तो मैं बता देता हूं कहां होता है। इन लीवर, प्रेजेंट इन लीवर। तो लीवर का एंजाइम है और वो कन्वर्ट कर देता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, कन्वर्ट कर देता है उसको टायरोसिन। क्यों कन्वर्ट किया? बच्चों मैं बता दूं, आपके बॉडी में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं, केमिकल हैं जो टायरोसिन से बनते हैं, मतलब टायरोसिन डेरिवेटिव है। और बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, मैं आपको बताऊं दो चार। एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन इमरजेंसी में सिक्रीट होता है ना एड्रिनल मेडुला से। वो एड्रिनल मेडुला में जो एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन हार्मोन बनता है, टायरोसिन के मॉडिफिकेशन से बनता है। और सुनोगे, थायरोक्सिन हार्मोन होता है ना, थायरोक्सिन हार्मोन, एंडोक्राइन में पढ़ाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका तो बॉडी में, ग्रोथ व्रोथ में तो बहुत रोल है, सेक्सुअल डेवलपमेंट में भी है। तो वो जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है ना, वो टायरोसिन से ही बनता है, टायरोसिन डेरिवेटिव है। और बताऊं, डोपामिन, नर्वस सिस्टम में बताऊंगा। डोपामिन न्यूरो इनहिबिटरी रोल प्ले करता है। आपके ब्रेन का ज्यादा एक्साइटमेंट भी अच्छा नहीं है, तो वो डोपामिन जो है ना, वो भी टायरोसिन से ही बनता है। अलग अलग जगह ये जब टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाएंगे, कौन? फिनाइल एलिनिन। या फिर फूड से भी डायरेक्ट मिलेगा आपको क्या? टायरोसिन। तो ये टायरोसिन अलग अलग मेटाबॉलिक पाथवे में जाके अलग अलग केमिकल बनाएंगे जो आपके बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है। क्लियर? लेकिन
मान लो कि जितने भी कन्वर्ट होने थे हो गए, अलग अलग एड्रेनलिन बनना था, नॉन एड्रेनलिन बनना था, डोपामिन बनना था, थायरोक्सिन बनना था, बन गया, फिर भी टायरोसिन बच गया, मतलब फिर भी टायरोसिन बच गया, तो क्या होगा, बात करेंगे अभी हम उसका क्या होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि टायरोसिन से एक और इंपॉर्टेंट चीज बनता है। आपको तो मैंने सारे हार्मोन का नाम बताया अभी, क्या, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, थायरोक्सिन, ये क्या है, ये तो हार्मोन है। डोपामिन न्यूरो इनहिबिटरी रोल प्ले करता है, न्यूरो ट्रांसमीटर एक प्रकार का, ये तो हो गया। अब बता रहा हूं एक इंपॉर्टेंट पिगमेंट है, और मैं बता दूं बच्चों वो आपके बॉडी का मेन पिगमेंट कंसीडर किया जाता है, उसका नाम है मिलेनिन। क्या नाम है उसका, उसका नाम है बच्चों मिलेनिन पिगमेंट। क्या नाम है, मिलेनिन। बच्चों ये टायरोसिन से ही बनता है, लेकिन अच्छा एक बार बताओ, अगर टायरोसिन से एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, डोपामिन, थायरोक्सिन बनता है तो अलग अलग एंजाइम के ही इन्वॉल्व प्रेजेंस में ना बनता होगा, रिएक्शन तो बिना एंजाइम को होता नहीं, आपको पता है लिविंग बॉडी के अंदर। तो ऐसे ही अगर टायरोसिन मिलेनिन पिगमेंट में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे एक खास एंजाइम इन्वॉल्व होता होगा, और उस एंजाइम का नाम है टायरोसिनेज। क्या नाम है, टायरोसिनेज। अब आप सोच रहे होगे सर आप वो सारे एंजाइम का नाम क्यों नहीं बता रहे जो उधर इन्वॉल्व होता है, जो अभी आप बताए और कंपाउंड, अरे वो यहाँ से रिलेटेड नहीं है, जेनेटिकल पार्ट से रिलेटेड नहीं, इसलिए नहीं बता रहे, ठीक है। जो यहाँ से रिलेटेड है वही नहीं बताएंगे। तो टायरोसिनेज एंजाइम अगर गिर जाए किस पे, टायरोसिन पे, तो टायरोसिन कन्वर्ट हो जाता है मेलानिन पिगमेंट में। बच्चों मैं एक बात बताऊं, ये मेलानिन पिगमेंट आपके बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट है, और ये तब बनेगा जब टायरोसिनेज एंजाइम हो। और मैं बता दूं बच्चों ये एंजाइम कहाँ होता है, आपके स्किन का जो सेल होता है जिसको बोलते हैं मिलेनोसाइट। क्या बोलते हैं, मिलेनोसाइट। मिलेनोसाइट का मतलब जिसके पास टायरोसिनेज एंजाइम हो और मिलेनिन पिगमेंट बना सके टायरोसिन को कन्वर्ट करके, उसको बोलते हैं मिलेनोसाइट, स्किन में होता है। तो वो मेलेनिन बनाता है। पता है मेलेनिन क्या करता है, हार्मफुल यूवी रेडिएशन से आपको बचाता है। अगर आपका बॉडी पे गिर भी जाएगा ना तो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा लाइट को, ये पिगमेंट। बैक रेटिना में भी होता है पिगमेंट। अच्छा बताओ आपके रेटिना पे जो आती है लाइट, अंदर नहीं जाती, पता है कि नहीं आपको, मैं आई के मैकेनिज्म में बता दूंगा, अंदर नहीं जाती है, रेटिना पे जाके जो कुछ भी होना हो जाएगा, मेलानिन पिगमेंट वहां से उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, और वहां पर जब लाइट जाएगी तो इंड्यूस करेगी कोई मैकेनिज्म, जिससे है जो इमेज बन जाएगा, वो मैं आपको आई में पढ़ा दूंगा। लेकिन अगर उससे अंदर चले जाएगी ये लाइट इंटेंसिटी तो बर्निंग आउट कर देगी, वहां पे सेल्स वगैरह को मार देगी, ये नहीं जाती लाइट अंदर। तो वहां पे रेटिना में लगा होता है मेलानिन पिगमेंट। तो मतलब कि वहां हो गया, आई में हो गया, स्किन में, स्किन तो पूरे पूरे सेल्स में है, पूरे बॉडी में, यहाँ से वहां। तो ये आप समझ चुके होंगे कि मेलानिन कितना इंपॉर्टेंट है, आपको यूवी रे से बचाता है, हाई इंटेंसिटी लाइट से बचाता है, ये सब काम है, क्लियर। तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। तो ये है नॉर्मल मेटाबॉलिक पाथवे, इसको मैं डब्बे में घेर रहा हूँ पिंक कलर से, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल मेटाबॉलिक पाथवे है, जहां पर आप देख पा रहे हैं तीन तीन एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है, सॉरी दो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है। कौन, एक फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज और एक टायरोसिनेज। तो अगर आपने खाना खाया है, फिनाइल एलानिन आया तो उससे टायरोसिन बन जाएगा, खाना में डायरेक्ट भी टायरोसिन आएगा, फाइनली मेलानिन में कन्वर्ट होगा, और भी अलग अलग कंपाउंड होगा, क्लियर। तो नॉर्मल चल रहा है तो सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, एक बात बताइए, फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज एज एंजाइम, एंजाइम क्या है, प्रोटीन। तो बताओ उसको बनाने वाला कोई जीन होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो, होगा ना। तो उसका जीन जो है ऑटोसोम पर होता है, कहाँ होता है, ऑटोसोम क्रोमोसोम पर होता है। तो अगर बाय चांस वो जीन में क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया, मतलब जीन में म्यूटेशन हो गया और रिसेसिव कंडीशन आ गया, तो बताओ इस जीन डिफेक्ट की वजह से क्या होगा, जल्दी बोलो। क्या ये बनेगा पैरोक्सी फिनाइल एलेनिल हाइड्रोक्सी बनेगा क्या, नो नहीं सर, बनेगा। नो सर। अब बोलो वो नहीं बनेगा, जल्दी बोलो क्या होगा, फिनाइल एलेनिन का कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा, जल्दी बोलो। हाँ पता है, सर, जब इसका टायरोसिन में बने। कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा ना फिनाइल एलेनिन का, तो ये अलग अलग डेरिवेटिव में कन्वर्ट होने लगेगा, अलग अलग फिनाइल कंपाउंड में ही अलग अलग, उसी में से कीटोन कंपाउंड भी होगा, तो अलग अलग कंपाउंड में कन्वर्ट होने लगेगा। फिनाइल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनाइल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, अलग अलग कंपाउंड में। और पता है बच्चों, जब ये पायरुविक एसिड फिनाइल ये क्या है, ये फिनाइल एलेनिन है, और ये क्या है, फिनाइल पायरुविक एसिड, फिनाइल पायरुवेट भी कहोगे इसको आप।
जब ये बनेगा ना, ये फिनाइल, क्या बोला मैंने इसका नाम, फिनाइल पायरुविक एसिड, तो ये जाके आपके ब्रेन सेल्स में, आपके नहीं, जिसके अंदर ये हुआ है, जिस बच्चे के अंदर ऐसा बाय जन्म ऐसा हुआ है, क्योंकि जेनेटिकल डिसऑर्डर तो बाय जन्म होगा, तो जिसके अंदर ये हुआ है तो उसके अंदर ये केमिकल फिनाइल पायरुविक एसिड ब्रेन के सेल्स में जाकर डिपॉजिट होने लगेगा, और ब्रेन की सेल्स धीरे धीरे डिसफंक्शनल होने लगेगी, और आ जाएगा उसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन। क्या आ जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन। कहते नहीं, बच्चे से ही तेज नहीं है, बच्चे से बहुत स्लो रहता है, बच्चा से ही ऐसा है, तो उसको रोग हो गया। कौन सा रोग है, तो उसको यही, ऐसा नहीं कि अगर बच्चे से दिमाग काम नहीं कर रहा है तो एक केवल यही रोग होगा, एक ये भी हो सकता है, ठीक है, ये है कहने का मतलब, ये उसको मेंटल रिटार्डेशन इसकी वजह से हुआ है। और ऐसे बच्चे जिसके अंदर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज के कमी की वजह से फिनाइल एलेनिन एलेनिन कन्वर्ट हो गया फिनाइल पायरुवेट में, फिनाइल पायरुविक एसिड में, और उसकी वजह से उसका मेंटल रिटार्डेशन हुआ, तो ऐसे बच्चे को कहते हैं फिनाइल पायरुवेट इडियट, पीपीआई। शॉर्ट में बच्चे को बुलाया जा सकता है, ए पीपीआई इधर आओ, तो समझेगा मैंने पीपीआई क्या है, उसको इडियट बोला जा रहा है। ऐसा बदमाश दिन भर बदमाशी करता रहता है, उसको समझ में नहीं आता है क्या करें नहीं करें, दिन भर खाली बदमाशी करता है, कभी मास्टर के साथ झूठ बोलेगा, कभी होमवर्क नहीं बनाएगा, कभी बोलेगा आवाजें नहीं आ रहा, भाग जाएगा क्लास से, कभी कुत्ता बिल्ली पालने का शौक रखेगा, समझ लो वो इडियट है। और अगर वो इडियट होता इसकी वजह से फिनाइल पायरुविक एसिड की वजह से, तब उसको बोलते हैं पीपीआई। लेकिन वो अलग इडियट है, वो इंटेंसली ऐसा कर रहा है, लेकिन ये इंटेंसली नहीं कर रहा है, ये पीपीआई उसका जन्म से मिला है, भगवान न करे किसी को ऐसा हो, ठीक है, लेकिन हो गया तो अभी बताऊंगा, इसका मैं कोई इलाज भी नहीं, ठीक है, अब समझना। और क्या होगा इसमें, सुनो और क्या होगा, अब क्या होगा, ये जो कंपाउंड है, जो भी फिनाइल एलेनिन का अमाउंट बढ़ गया है, उसके बाद इसका अमाउंट बढ़ गया, तो बताओ ये बॉडी में क्या बढ़ने लगेगा। अब बताओ, अगर ये बॉडी में बढ़ने लगेगा तो क्या किडनी इसका फिल्ट्रेशन कर पाएगा। आपको मैं एक्सकर्टरी में पढ़ाऊंगा, जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, किडनी उसका क्या कर देता है, फिल्ट्रेशन, ब्लड से फिल्टर करके रिमूव कर देता है बाहर, ठीक। लेकिन इसका हो पाएगा पुअर रीअब्जॉर्प्शन, मतलब कि ब्लड से इस मटेरियल को छान नहीं पाएगी किडनी, काहे, एक्सेस में है यार ये, अरे एक्सेस में है, क्यों, फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा है, तो किस में कन्वर्ट होने लगा, अदर फिनाइल कंपाउंड में, तो ये एक्सेस में है, किडनी इसको फिल्टर नहीं कर पाएगी, इसकी वजह से अलग अलग हार्मफुल डिसऑर्डर होने लगेंगे आपके बॉडी में। उसी में से एक कंपाउंड बनेगा जिसको बोलते हैं हम क्या, कीटो कंपाउंड। इसीलिए डिसऑर्डर का नाम आप दे दोगे, ये पहला डिसऑर्डर मैं बता रहा हूं, डिसऑर्डर का आप नाम दे दोगे फिनाइल कीटोन यूरिया। यूरिया मतलब यूरिन में, आप समझ रहे हैं, ये एक अलग ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट होगा जो कीटो कंपाउंड होगा, यूरिया कंटेनिंग कंपाउंड होगा और फिनाइल कंटेनिंग कंपाउंड होगा। इस पूरी डिसऑर्डर को हम बोलेंगे फिनाइल कीटोन यूरिया। तो हुआ क्या यहाँ पे, जल्दी बोलो, इस जीन के वजह से, इस जीन में जो डिफेक्ट हुआ, जो जीन बनाता था फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, इसके कमी की वजह से फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट नहीं हो पाया टायरोसिन में, तो मेंटल रिटार्डेशन हुआ और फिनाइल कीटोन यूरिया हो गया। तो बोलो पहला डिसऑर्डर क्लियर, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। कैसे ऑटोसोमल रिसेसिव, क्लियर है बात सभी को, ये हो गया। दूसरा, अब बताओ, तुम्हारे मन में चल रहा होगा सर, अगर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी हुई है तब तो बच्चे को टायरोसिन की भी कमी हो जाएगी, चल रहा होगा दिमाग में, चल रहा होगा ना, तब तो टायरोसिन की भी कमी हो जाएगी क्योंकि टायरोसिन उसी से बनता है, नहीं होगी। अरे आपके खाने, देखो टायरोसिन का अमाउंट आपका बॉडी में केवल फिनाइल एलेनिन पर डिपेंड नहीं करता है, आपके खाने में डायरेक्ट भी आता है वो, प्रोटीन के डायरेक्शन से, तो उसकी कमी नहीं होगी, उसकी कमी नहीं होगी। तो डिसऑर्डर केवल क्या होगा, फिनाइल कीटोन यूरिया, केवल फिनाइल कीटोन यूरिया। लेकिन अब मान लो कि ये जो टायरोसिन है, मतलब कि ये वो पहला डिसऑर्डर खत्म हो गया, पहला डिसऑर्डर खत्म, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि अब मान लो सब कुछ ठीक ठाक है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज भी बन रहा है, टायरोसिन में कन्वर्ट हो रहा है, टायरोसिन से मेलानिन भी बन रहा है, जितना सब कुछ बनना है सब कुछ बन रहा है। अब अगर टायरोसिन एक्सेस में है तो पता है क्या होता है, एक एंजाइम होता है, और मैं उसको बोल रहा हूँ एक्स एंजाइम, क्या बोल रहा हूँ मैं, उसको ध्यान से देखना इधर, मैं उसको बोल रहा हूँ एक्स एंजाइम। क्यों बोला एक्स एंजाइम, आपके लेवल पे काम नहीं है उसका। मैं बोल रहा हूँ कि वो टायरोसिन
कन्वर्ट कर देगा एक्स एंजाइम उसको एक्स प्रोडक्ट में, किसमें, एक्स प्रोडक्ट में, क्लियर। अब इस एक्स प्रोडक्ट पे गिरेगा वाई एंजाइम, क्या गिरेगा, वाई एंजाइम। और बता दो बच्चों वो वाई एंजाइम कौन है, इधर देखो, वही है तुम्हारा एक एंजाइम का नाम है जिसका नाम है, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ वाई एंजाइम होगा, ठीक है। और वो वाई एंजाइम उसको कन्वर्ट कर देगा फाइनली एक कंपाउंड में जिसका नाम है होमोजेंटिसिक एसिड। क्या नाम है, होमोजेंटिसिक एसिड, शॉर्ट में बोलते हैं HGA। क्या बोलते हैं, HGA, होमोजेंटिसिक एसिड, ठीक है। तो अब वो एक्स कौन है, वाई कौन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइनली आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है टायरोसिन कन्वर्ट हो जाएगा होमोजेंटिसिक एसिड में, इतना तो याद रहेगा ना। ये बीच में अलग अलग पाथवे इसलिए बताया कि वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता है, इनडायरेक्टली होता है आपके लेवल का नहीं, वो फाइनली उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये होमोजेंटिसिक एसिड यूरिन के माध्यम से बाहर रिलीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये यूरिन के माध्यम से बाहर रिलीज होने से पहले ये टूटता है किसमें, कीटोन कंपाउंड में। किसमें टूटता है, कीटोन कंपाउंड में। किसमें टूटता है, जल्दी बोलो, कीटोन कंपाउंड में। और कीटोन कंपाउंड में टूटने के लिए यहाँ पे चाहिए एक एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम है होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज। क्या नाम है, होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज। तो वो उसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में, कीटोन में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये कीटोन जो है यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाएगा, यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो एंजाइम है, एक बार मैं नाम कंफर्म कर लेता हूं इसका, होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज, राइट। तो ये जो एंजाइम है, बताओ ये एंजाइम को भी कोई ना कोई जीन बना रहा होगा कि नहीं, अरे जल्दी बोलो, हाँ जीन बना रहा होगा। अगर उस जीन में क्या हो जाए, डिफेक्ट मतलब म्यूटेशन, और रिसेसिव कंडीशन में आ जाए, रिसेसिव में आ जाए, तो बताओ होमोजेंटिसिक एसिड नहीं बनेगा या होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज नहीं बनेगा, अरे बोलो। एंजाइम नहीं बनेगा सर, एंजाइम नहीं बनेगा तो क्या होगा, बॉडी में होमोजेंटिसिक कीटोन बढ़ एसिड जाएगा। और कीटोन में कन्वर्ट नहीं होगा, राइट। तो पता क्या होगा, यही यूरिन के साथ आने लगेगा, यही यूरिन के साथ आने लगेगा, अपीयर्स इन यूरिन, ठीक है। और पता है बच्चों, जब ये यूरिन के साथ आएगा और जब ये यूरिन आएगा कहाँ, एयर में, कहाँ आएगा, एयर में। तो एयर के प्रेजेंस में, एयर में O2 है ना, एयर में O2 है ना, एयर के प्रेजेंस में अगर, यहाँ एयर में O2 है, एयर के प्रेजेंस में यदि ये होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडाइज हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तब जाके ये होमोजेंटिसिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है एक ब्लैक कलर के पिगमेंट में जिसका नाम होता है एल कैप्टोन। क्या नाम होता है, ब्लैक कलर का पिगमेंट होता है। तो उसका यूरिन एयर में आते ही ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं, इस डिसऑर्डर का नाम है एल कैप्टोन यूरिया। क्या नाम है, एल LALKAL, एल कैप्टोन यूरिया, ठीक है। तो ये इसलिए इसको बोले। और बात बता रहा हूं, तो धीरे धीरे तो होमोजेंटिसिक एसिड का अमाउंट बढ़ते जाएगा ना जी, यूरिन में कितना आएगा, अगर अमाउंट बढ़ता जा रहा है, वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है कीटोन में, तो अमाउंट तो बढ़ता जाएगा। पता है ये होमोजेंटिसिक एसिड फिर क्या करता है, जाके आपके बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू में डिपॉजिट होने लगता है। कहा, नोट्स में अच्छे से फ्लो चार्ट बना के दिए, हम इसको गंदा कर रहे हैं, ठीक है, नोट्स में परफेक्टली बना के दिए हैं। तो वो कनेक्टिव टिश्यू में जाकर डिपॉजिट होने लगता है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या, आपका बॉडी का बोन, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, ठीक है। स्पेसिफिक कहाँ कहाँ, जल्दी बोल देता हूं मैं, कहाँ कहाँ, बोन में है, बोन में, कार्टिलेज में है, लिगामेंट में, टेंडन में, इन सब में जाके डिपॉजिट होने लगता है ये होमोजेंटिसिक एसिड। बच्चों मैं बताऊं ये स्पेशली जाके कहाँ डिपॉजिट होने लगता है, कार्टिलेज में। और मैं बताऊं बच्चों, दो बोन के बीच में जो कार्टिलेजनस ज्वाइंट होता है ना, ये जाके वहां एक डिसऑर्डर काउज करा देता है जिसको बोलते हैं आर्थराइटिस, ARTHRITIS, आर्थराइटिस। क्या होता है आर्थराइटिस, मैं आपको स्केलेटल में पढ़ाऊंगा, जो पढ़ चुके हैं उनको पता है, ठीक है। इनमें तो इस बैच में तो सब पढ़ ही चुके हैं मेरे से। आर्थराइटिस हो जाता है, और वो आर्थराइटिस होने का कारण क्या है, होमोजेंटिसिक एसिड का अमाउंट बढ़ना। और वो क्यों हुआ, क्योंकि HGA ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं बना, क्योंकि
उसका जीन जो था ऑटोसोमल लोकेटेड था, उसमें म्यूटेशन हो गया। तो ये तो डिसऑर्डर होना है, ये अलग मैटर है। लेकिन फाइनली इसके वजह से जो ब्लैक पिगमेंट बना यूरिन में एयर के प्रेजेंस में आने के बाद O2 के रिएक्शन के साथ, इसलिए इस डिसऑर्डर का क्या नाम पड़ गया, एल्केप्टोन यूरिया। तो अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दे कि जिस पर्सन को एल्केप्टोन यूरिया हुआ है उसको आर्थराइटिस होने की पूरी पूरी संभावना है, सही स्टेटमेंट है। क्योंकि अगर एल्केप्टोन यूरिया हो गया तो उसको आर्थराइटिस तो होना है, कंफर्म, कुछ दिनों में उसको होना है आर्थराइटिस। क्लियर है? तो ये है होमोजेनेटिक एसिड के ऑक्सीडेज एंजाइम के वजह से एल्केप्टोन यूरिया, दूसरा डिसऑर्डर। बोलो क्लियर हुआ? दूसरा क्लियर हुआ? तीसरा, तीसरा बताऊं बच्चों में, तीसरा डिसऑर्डर क्या है? मैं, अच्छा मान लो सब कुछ नॉर्मल है, फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट हो गया, टायरोसिन में ये एंजाइम भी था। अब मैं कह रहा हूं, और ये एंजाइम भी था, HG ऑक्सीडेज भी था, सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। अब क्या हुआ, ये जो टायरोसिनेज एंजाइम है, बताओ टायरोसिनेज एंजाइम भी कोई जीन से बनता होगा, उस जीन में हो गया डिफेक्ट। वो जीन भी कहाँ ऑटोसोम पर लोकेटेड है, उस जीन में हो गया डिफेक्ट। डिफेक्ट हो गया तब तो ऑटोसोम में आ गया, तो वो प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं टायरोसिनेज। तो बताओ मेलानिन पिगमेंट की डेफिशिएंसी होगी कि नहीं होगी? मेलानिन पिगमेंट कम हो जाएगा। अब आप समझ चुके हैं, उस पर्सन को सनलाइट के थोड़े से इंटेंसिटी से भी प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे मेलानिन पिगमेंट तो आपको बचाता था सनलाइट से, उसको हो जाएगा सन फोबिया, सनलाइट से उसको डर लगेगा। ऐसे पर्सन देखो जिसके आज मेलानिन पिगमेंट की वजह से आपका बॉडी का कलर होता है, जितना, एक बार बात मैं बता दूं, जितना ज्यादा आपके बॉडी में मेलानिन पिगमेंट उतना अच्छा, सच बता रहा हूँ। स्किन में अगर मेलानिन पिगमेंट ज्यादा है, अच्छा है ये। हाँ बहुत ज्यादा भी सही नहीं है, जैसे हम लोग हुए, या हम लोग से भी थोड़ा सा ज्यादा काला लोग, अच्छी बात है ये। बहुत ज्यादा गोरा होना अच्छा नहीं है, मतलब आपको मेलानिन पिगमेंट की डेफिशिएंसी है। कुल मिला के टायरोसिनेज एंजाइम की आपको डेफिशिएंसी है। और अगर वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में आ गया वो जीन, तब तो टायरोसिनेज एंजाइम बन ही नहीं रहा आपकी बॉडी में। अब बहुत ज्यादा गोरा है तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है आप, तब तो समझ ही रहे हैं, आप बात समझ ही रहे हैं। और आई थिंक हम लोग तो शायद होमोजाइगस डोमिनेंट के कंडीशन में हो सकते हैं, मे बी। ठीक है, जिनको कितना भी सनलाइट में चले जाएं, उनके बॉडी के अंदर टायरोसिनेज नहीं आ रहा, तो उन लोगों को देखना, सन में जाने से उनको डर लगता है। सन में जाते ही देखना वो आंख ऐसे से करेंगे, ऐसे से, ऐसे देखो कितने लोगों को देखो आंख ऐसे से करते हैं, देखो। बूढ़ा लोगों को नहीं, ऐसे यंग लोगों को भी होता है, बच्चों को होता है। मेरे एक मामी का बेटा है, सबसे छोटे वाले मामी का बेटा है, आई थिंक उसको ये है, पता नहीं, मैंने उन लोगों ने चेक कराया कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है उसको है ये। बहुत गोरा है, बहुत ज्यादा, और सनलाइट में उसको डर लगता है। तो अब मैं फैमिली में तो बात बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं जज किया हूं कि अब देखो बात क्या है कि मेलानिन पिगमेंट नहीं बना, तो उस पर्सन को सनलाइट से डर लगेगा, उसको बोलेंगे लाइट फोबिया या सन फोबिया। और क्या नुकसान है उस पर्सन को, कि अगर बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी लाइट उसके ऊपर बॉडी पे फॉल हो गया तो उसकी स्किन की सेल जल सकती है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रेटिना भी डैमेज हो सकता है, क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा, समझ रहे हो ना। लाइट एंटर कर जाएगा, रेटिना जल सकता है, ये सब अंदर का पूरा पार्ट जल सकता है इसका। तो ये सब चीज हो जाएगा, और इस कंडीशन को बोलते हैं एल्बिनिज्म। क्या बोलते हैं? एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म का मतलब ही यही होता है कि किसी भी पर्सन को सनफोबिया हो गया हो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ मेलानिन पिगमेंट। तो बोलो तीसरा डिसऑर्डर भी क्लियर हो गया, एल्बिनिज्म। इसकी वजह से वह ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, टायरोसिनेज एंजाइम के कमी की वजह से, उसकी वजह से मेलानिन का कमी हुआ। बोलो क्लियर हुआ एल्बिनिज्म? क्लियर? बात आता है ट्रीटमेंट। बच्चों में बता दूं, तीनों में से किसी का ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। ये जो तीनों डिसऑर्डर अभी आप देख रहे हो यहाँ पे, फिनाइलकेटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, ट्रीटमेंट अभी तक किसी का पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या है? प्रिकॉशन। आइए तीनों का प्रिकॉशन बात करते हैं। पहला क्या है? फिनाइलकेटोन्यूरिया। इसमें प्रिकॉशन क्या है? रेस्ट्रिक्टेड डाइट, मतलब कि डाइटरी रेस्ट्रिक्शन। उस पर्सन को, उस बच्चे को बोला जाएगा, अगर उसको ऐसा सिम्टम्स दिख रहा है, मेंटल रिटार्डेशन है, चेकअप कराइएगा, डायग्नोसिस हो गया, पता चल गया कि हाँ हाँ यूरिन में फिनाइल मतलब कीटोन यूरिया डिजीज हो गया, यूरिन में ये सब चीज आ रहा है, मेंटल रिटार्डेशन है, तो उसको बोल दिया जाएगा कि इस बच्चे, एक लिस्ट, डॉक्टर एक लिस्ट देगा पूरा का पूरा, कि इस बच्चे को ये खाना कभी मत खिलाइएगा, क्योंकि इस खाने में फिनाइल एसिड मतलब कि फिनाइल एलेनिन होता है, एमिनो एसिड।
और वो अगर खाया बच्चा तो और मेंटल रिटार्डेशन होगा और नुकसान है। तो इसका सिंपल क्या तरीका है, इलाज तो नहीं है इसका, इसका है प्रिकॉशन। ऐसा खाना मत खिलाइए उसको जहां फिनाइल, तो फिर बोलोगे टायरोसिन का कमी होगा, नहीं होगा ना। ऐसा भी फूड है जिसमें कि टायरोसिन है लेकिन फिनाइल एलेनिन नहीं है, वो खाना खाइए। अब जिसको हो चुका है टायरोसिन, अब बताओ इसके लिए क्या इलाज है, इलाज नहीं है, प्रिकॉशन। अच्छा बताओ इसका प्रिकॉशन क्या होगा, हाथ खड़ा करके बताओ, कौन बताना चाहता है, बताओ। नवीन बताना चाहेगा टायरोसिन के केस में प्रिकॉशन क्या हो सकता है। तुम बोलो। अरे यार कितना दिमाग लगा रहे हो, टायरोसिन कंटेनिंग कंपाउंड मत खाओ, टायरोसिन जिस चीज खाने में आता है वो मत खाओ। लेकिन इतना ही नहीं, जो मुझे यस सर। पूछना था वो मैं बता रहा हूँ, वो तुम लोग नहीं सोच पाए। वो कंपाउंड भी मत खाओ, वो फूड भी मत खाओ जिसमें फिनाइल एलेनिन होता है, क्योंकि अगर वो खा लिए तो उससे टायरोसिन बन जाएगा। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि आपको एल्केप्टोन यूरिया है तो फिनाइल कीटोन यूरिया भी है, वो एंजाइम का भी कमी है। तो इस केस में टायरोसिन मतलब कि जहां मतलब कि ये मतलब कि जिसको एल्केप्टोन यूरिया हुआ है उसको ज्यादा रेस्ट्रिक्शन होगा, उसका डाइटरी रेस्ट्रिक्शन थोड़ा टफ होगा, उसको बहुत लंबा लिस्ट होगा कि आपको ये फूड भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना, वो भी कहीं नहीं खाना। क्योंकि अगर फिनाइल एलिन वाला भी खा ले तो आपको खतरा है, टायरोसिन वाला भी खा ले तो खतरा है। तो ऐसा फूड खाए जिसमें ये दोनों अमीनो एसिड ना हो, भाई इसका उसका इलाज है ही नहीं, प्रिकॉशन। चलिए आइए एल्बिनिज्म में क्या प्रिकॉशन है। बाहर निकलिए गॉगल्स लगा के, ब्लैक गॉगल्स। इससे क्या होगा, जो आपके आंखों पे सनलाइट आपकी मेलानिन पिगमेंट रिफ्लेक्ट करती थी, वो अब आपके सनलाइट जो आएंगे उसकी हार्मफुल इंटेंसिटी, वो जो गॉगल स्पेसिफिक गॉगल्स होता है ब्लैक में, वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगी, बाकी आपको विजिबिलिटी रहेगा। ठीक है। दूसरा कि आप जब सनलाइट में निकलिए अम्ब्रेला लेके निकलिए, नहीं तो आपके स्किन के मेलानोसाइट सेल में मेलानिन नहीं है, स्किन जलेगा। तो यही प्रिकॉशन है, इलाज नहीं है, इलाज अब तक तो नहीं है, आगे पता नहीं कब तक आए। यही था ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में। इन तीनों में, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एल्केप्टोन यूरिया। बोलो क्यों। सबसे पहला डिस्कवर्ड ह्यूमन जेनेटिकल डिसऑर्डर यही है, और एक गैरोट ने यही ढूंढा था कि ये एंजाइम नहीं बनता है और उसकी वजह से ये डिसऑर्डर हो जाता है। होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज नहीं बनता है, जेनेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर में बात बताए थे, किसी को याद हो तो। और यही चीज डिस्कवर किया। देखो मतलब एक पर्टिकुलर एंजाइम नहीं बना तो एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिक ब्लॉक हो गया ना, ये मेटाबॉलिक ब्लॉक, और इसकी वजह से डिसऑर्डर हो गया एल्केप्टोन यूरिया। यहीं से उन्होंने बोला था वन जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक वन डिसऑर्डर। तो ये था आपका ऑटोसोमल रिसेसिव का 3 इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर, फिनाइलकेटोन यूरिया, एल्केप्टोन यूरिया और एल्बिनिज्म। बोलो समझ में आ गया, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। नवीन। सर हाँ आप जो बोले सर टायरोसिन का कमी नहीं हो सकता है, टायरोसिन, ये तो हाँ हाँ खाना में आ जाता है। हाँ तो सर, हाँ तो मेनली सर तब तो खाना से ही आता होगा ना। हाँ मेनली खाना से ही तो आता है, सही बात है। ज्यादातर हाँ हाँ मेनली खाना मतलब से ही उससे आता है। फर्क नहीं पड़ रहा है उसको। हाँ तब ना उससे फर्क नहीं पड़ रहा, मेनली खाना से ही आता है, बस सच है। लेकिन हाँ फिनाइल सर। एलेनिन से भी टायरोसिन बनता है, ये भी सच है। नहीं बनेगा तो फिनाइल हाँ एलेनिन सर। जमा होने लगेगा, और वो हमारे बॉडी में ज्यादा इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड नहीं है जितना टायरोसिन, इसलिए वो कन्वर्ट होता है यस सर। टायरोसिन में। ठीक है। तो ये हाँ और कोई डाउट, सर। नो सर। ईरान को डाउट है। नो सर। अभी मैं तुम्हारा क्लास लगाऊंगा, तुम अभी होमवर्क से भाग नहीं सकते, ठीक है। तुमको कोई डाउट है। चलिए नोट्स में परफेक्टली सुनिए, नोट्स में मैंने सीक्वेंस में लिख के भेजा है, तो आप नोट्स में क्या कीजिए, ये वाला चार्ट भी दिया है नोट्स में, ये सेम चार्ट है, एकदम परफेक्टली बना हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। परफेक्टली बना हुआ है नोट्स में एकदम अच्छे से, तो वो आप बना लीजिएगा। कहाँ बनाना है आपको, नोट्स देख के पीडीएफ देख के समझ में आ जाएगा कहाँ पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद अलग से हेडिंग डाल के लिखा हुआ है तीनों डिसऑर्डर, पहले एल्केप्टोन यूरिया लिखा है, देन फिनाइलकेटोन यूरिया लिखा है, तीसरा एल्बिनिज्म लिखा है। यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।